हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कल की क्लास में हम लोगों ने 19 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ और प्रीवियस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो इसको लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। तो आपका चाहे पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर चाहे 2 हो, दोनों में बेनिफिट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 5 बजे की क्लास जो होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं। उसमें हम लोग कल ही यानी कल आपको जो है ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की क्लास मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। यानी आज हम लोग 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई मेधावी जो है विद्यार्थी विशेषकर यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नई अवधारणाओं को सीखने में जो है अधिक समय लगाते हैं। यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, मेधावी जो विद्यार्थी होते हैं, वो जो नई सूचनाओं को सीख रहे होते हैं या नई अवधारणाओं को सीखने में वो ज्यादा टाइम लगाते हैं, या फिर अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी जो लर्निंग हो रही होती है उसको समझने में उनको कठिनाई होती है, या फिर उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, यानी कि जो लर्निंग होती है उसमें संबंध नहीं बना पाते, या फिर उच्च स्तरीय समस्या जो है समाधान कौशल रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है 4 ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हायर जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इनमें होती है, तो ये उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। यानी क्या है, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये हर चीज को फटाक से सीख जाते हैं और हर चीज नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो है लर्निंग इनकी होती है, जो इसमें ये इंटरेस्ट लेकर के लर्निंग अपनी कर रहे होते हैं। और इनमें क्या चैलेंज रहता है कि हाँ कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नए तरीके से करना है। इनके दिमाग में कुछ नया नया चलता रहता है। और इनमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी उच्च स्तरीय समस्या सॉल्विंग जो मतलब समस्या समाधान कौशल भी होता है। यानी हर प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश जो है किया करते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा कि अधिक समय लगता है। अधिक समय ना लग करके ये हर चीजों को बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो कुछ ही होते हैं। मान के चलिए क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो इसमें से 1 या 2% ही बच्चे होंगे जो गिफ्टेड बच्चे होंगे। यानी 2 से 4 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको गिफ्टेड लगेंगे। बाकी क्या है, जनरल में आ जाते हैं। यानी सामान्य बच्चे होते हैं ज्यादातर, जिनको थोड़ा बहुत सब कुछ आ रहा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 2 से 5 जो बिल्कुल भी डम होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एवरेज किसका रहता है, सामान्य बच्चों का रहता है। आंसर जो होगा इसमें आपका सेकंड यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल जो है इनमें होता है जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं। आंसर जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को जो है समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। यानी कौन सा जो है लक्ष्य है, इसमें कौन सा लक्ष्य अभिविन्यास है जो विद्यार्थियों को समझने के लिए और सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रहा होता है। तो पहला है निपुणता उन्मुखी जो है उपागम केंद्रित, या फिर निपुणता उन्मुखी जो है परिवर्जन केंद्रित, या फिर निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, या फिर निष्पादन उन्मुखी जो है परिवर्जन केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है 21 इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि निपुणता उन्मुखी जो है उपागम केंद्रित, यानी कि मास्टरी गोल्स जो है ओरिएंटेशन होना चाहिए बच्चे में। तो वो बच्चा कौन मतलब जो बच्चा होगा उनमें क्या है, चीजों को समझने और सीखने के लिए बच्चा प्रेरित होगा। वो इसलिए लर्निंग नहीं करेगा पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए कि हमको जो है टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है या फिर हमको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। वो इसलिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि इसलिए वो पढ़ रहा होता है कि हाँ हमको सारी चीजें आनी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम जो है हम उसको अच्छे से बता पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, सारी चीजें हमको जो है आनी चाहिए। तो जो आपका होता है मास्टरी गोल्स होता है और आपका परफॉर्मेंस गोल्स जो होता है
उसमें बेस्ट आपका होता है मास्टरी गोल्स, क्योंकि हमको बच्चे में मास्टरी गोल्स भरना है, ना कि परफॉर्मेंस गोल्स भरना है। यानी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, अपनी लर्निंग कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर वो इम्प्रेस हो जाएगा तो आपकी लर्निंग रुक जाएगी, या फिर वो इम्प्रेस नहीं हो रहा तो एक टाइम बाद आप भी जो है आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन पड़ जाएगा। लेकिन जो मास्टरी गोल्स होता है लंबे टाइम तक पुश कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो है इंटरेस्ट होता है कि हाँ हमको सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि सफल मेहनत करोगे सफलता झक मार के पीछे आएगी, तो ये मास्टरी गोल्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। यानी कि इसमें से देखना है कौन सा जो है मिलान सही है। तो पहला है कुंठा, यानी विद्यार्थी में कुंठा कब आ जाता है, जब वो सारे प्रयास कर चुका होता है फिर भी वो हार जाता है, तो क्या है उनमें निराशा की भावना आ जाती है, कुंठा आ जाता है। तो कुंठा जो है इसका क्या मतलब है, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का जो है अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। यानी जो अधिगम हो रही होती है, यानी कि जो गतिविधियां हो रही होती हैं उनको भी कम महत्व दिया जा रहा होता है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों की जो लर्निंग है उस पर भी कम जो है नियंत्रण रहता है। चिंतन जो है, जब सफलता अपेक्षित होती है, या आनंद जो है जब सफलता जो है नहीं मिलती है तब आपको आनंद मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सफलता नहीं मिली तो आपको आनंद नहीं होगा, क्या आपको दुख होगा। कृतज्ञता जो है, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और जो है व्यक्ति है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो 22 का है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुंठा जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है, यानी एक्टिविटी कम हो रही है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, यानी विद्यार्थी जो है उसके कंट्रोल में नहीं है कि उसकी लर्निंग बेहतर हो पाए, क्योंकि उसने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, उसके बाद भी जो है रिजल्ट 0 आ रहा है। तो क्या है, विद्यार्थियों में धीरे धीरे करके कुंठा आने लगती है, वो हीनता की भावना आने लगती है, वो सोचते हैं हमसे अब नहीं हो पाएगा, हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों में जो है कुंठा की भावना आने लगती है। मिलान जो है आपका फर्स्ट ही सही है, बाकी जो है मिलान वो क्या है, गलत है। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव वे में देना था, यानी भावनाओं की संभावना का सही मिलान है, तो आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 जो है इसमें बात कही गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 जो है, रजन एक स्कूल अध्यापक है, ठीक है, अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। यानी एक टीचर है जो अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक यानी कि मेटा कॉग्निशन जो है वो फिलअप करना चाह रहा है, भरना चाह रहा है। मेटा कॉग्निटिव स्किल जो है वो डेवलप करना चाह रहा है बच्चे में, तो वो उसको जो है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा कि जो उसको हेल्प करेगा या फिर मदद करेगा। तो पहला है, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल है क्या, यानी मेटा कॉग्निटिव स्किल है क्या। देखिए, अधिसंज्ञानात्मक का मतलब होता है कि कल्पना के परे कल्पना, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। बच्चा जो है कल्पनाओं पे कल्पनाएं करते चला जा रहा है, उसको कहते हैं अधिसंज्ञानात्मक कौशल। यानी कि आपने कल्पना की कि आगरा में ताजमहल है, अब आप सोच रहे हो कि ताजमहल जो है ऐसे ऐसे बना हुआ, पर आप उससे भी बढ़कर कल्पनाएं कर रहे हो कि हाँ अगर वो ऐसे ना करके ऐसे बना होता है। यानी कल्पनाओं पे कल्पनाएं अगर आप करते जा रहे हो, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आप में आती जा रही है, तो क्या है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो है होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेटाकॉग्निटिव स्किल जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होती है, यानी बच्चा इसमें कल्पनाओं पे कल्पनाएं करता जाता है। तो पहला है, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं, या फिर कंठस्थ करने के लिए विशेष सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों जो है दोहराने के लिए करना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि कंठस्थ सामग्री अगर आप बच्चे को दे रहे हो, फिर ज्यों का त्यों अगर दोहराएगा तो बच्चा कल्पनाएं नहीं कर पाएगा, वो क्या कॉपी कर लेगा, रोड मेमोराइजेशन हो जाएगा।
विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या घोषणात्मक ज्ञान जो है सीमित होता है, संकुचित होता है। विद्यार्थियों को जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान पर जो है विचार विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए, तो निरुत्साहित भी आपको नहीं करना है, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। आंसर जो है आपका बेस्ट है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा तर्क करेगा, दिमाग लगाएगा, कल्पना करेगा कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन अच्छा किया था, कैसे उसको लिखा था, कैसे नहीं लिखा था, क्या दिक्कत हुई थी, क्या नहीं हुई थी। तो बच्चा उसमें कल्पना थोड़ा बहुत करेगा, तो अपना दिमाग लगाएगा, फिर जो है आंसर दे पाएगा। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 है, इसमें कहा गया है कि सामाजिक जो रचनावादी परिवेश डैश डैश और डैश डैश के द्वारा परिलक्षित होता है, यानी सामाजिक रचनावादी जो परिवेश है जिसमें क्या है, बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा होगा और लर्निंग जो है बेहतर हो रही होगी, इन्वायरमेंट के अंतर्गत हो रही होगी। तो के द्वारा जो परिलक्षित होता है, तो पहला है बैठने की जो है स्थिर व्याख्या, मानकीकृत पाठ्यचर्या, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र प्रविधियां, या फिर कंठस्थीकरण पर बल, या फिर विद्यार्थी केंद्रित जो है शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि, या फिर ज्ञान सृजन हेतु अनुकूलन प्रवेश, या फिर सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, परीक्षा केंद्रित जो है शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। तो बात कही जा रही सामाजिक रचनावादी प्रवेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 24, इसमें आंसर सही हो जाएगा 24 का थर्ड ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्री मतलब शिक्षण शास्त्री प्रविधियां जो है होती हैं सामाजिक रचनावादी परिवेश में। यानी इसमें क्या है, बच्चा जो है सेंटर में होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी जो है वो प्लान की जा रही होती। तो यहाँ पर जो है भरा जाएगा कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्री जो है प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु तो अनुकूल परिवेश, यानी कि जैसे बच्चे को समझ में आ रहा है आप वैसे एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, आप वैसे अपने मेथड में चेंजमेंट ला रहे हो, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके आप सारी अपनी लर्निंग जो है, सारा जो टीचिंग मेथड है वो आप प्लान कर रहे हो। तो बच्चा क्या है, सेंटर में। और रचनावादी क्लासरूम जो होती है, रचनावादी क्लासरूम जो है, परिवेश जो है, उसमें क्या होता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चा सेंटर में रहता है और बच्चे के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी जो है वो प्लान की जा रही होती है। बच्चा जो है वो क्रिएटिव होता है, वो कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है, उसमें टीचर जो है बच्चे की मदद कर रहा होता है और बच्चा जैसे सीखेगा वैसा आपको इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड करना होता है। तो आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा, यानी अनुकूल परिवेश चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आप परिवेश जो है या माहौल जो है वो क्रिएट करोगे। आंसर जिसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 जो है, इसमें बात कही गई है कि पहला है ऑप्शन, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसे कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो डैश डैश और डैश डैश को समुन्नत करे, यानी कि सक्रिय संलग्नता जो है ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है। तो इसमें कौन सा होगा, ज्ञान के पुनरुत्पादन, या फिर जानकारी के मात्र जो है प्रत्यास्मरण, या फिर विमर्श चिंतन, या फिर चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें जो है आपका यहाँ पे होंगे ऑप्शन, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन सही है, यानी थर्ड और आपका 4 ये ऑप्शन सही होंगे, यानी विमर्श चिंतन होगा यहाँ पे, फिर जो है चर्चा फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इसमें चर्चाएं हो रही है, विमर्श चिंतन हो रहा है, यानी बच्चे जो है आपस में चिंतन भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी ले रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व किया जाएगा, और फिर क्लासरूम में चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ये आपका ऑप्शन पॉजिटिव हो जाता है। आंसर जो है इसमें क्या है, 4 ऑप्शन सही हो गया, यानी थर्ड और जो 4 है ये आपके ऑप्शन सही है, तो आंसर 4 ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 जो है, इसमें बात कही गई है, विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां डैश डैश हैं। तो जो 23 है, सॉरी 26 है, हाँ 26 जो है, इसमें कहा गया है विद्यार्थी जो है बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं, यानी जब बच्चे की लर्निंग हो रही होती है वो बेहतर तरीके से होती है जब गतिविधियां, यानी जब एक्टिविटी कैसे प्लान की जाएगी।
तो संदर्भ अनुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, या फिर विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हो। तो विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक का मतलब हुआ कि विद्यार्थी के जीवन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, बच्चा किस एनवायरनमेंट से आ रहा है। मान के चलिए बच्चा अगर जिस भी बैकग्राउंड से है और आप बच्चा जो है भारत का है, आप पढ़ा इंग्लैंड का रहे हो, तो क्या बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाएगा? बच्चा जिस इन्वायरमेंट से है आप उस हिसाब का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, बच्चा जैसे कभी बाहर गया ही नहीं घूमने, तो अगर आप बाहर के अदर स्टेट के एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे बच्चा यूपी का है और एग्जाम्पल आप बिहार के दे रहे हो, अदर स्टेट के दे रहे हो, तो क्या बच्चा एग्जाम्पल अच्छे से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो लर्निंग ऐसे आपको करवानी है कि बच्चे के लाइफ से कनेक्ट हो पाए। बच्चा जिस इन्वायरमेंट से, आपको वैसे एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं कि बच्चा जो एग्जाम्पल आप विद्यालय में दे रहे हो, क्लासरूम में दे रहे हो, वो एग्जाम्पल बच्चा अपनी रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हो। तो अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करता हो जो भी वो लर्निंग कर रहा हो। ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जो है जागृत ना करती हो, यानी कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि जो उसका पूर्व नॉलेज है, जो अपने घर से लेकर के आया है, अपने इन्वायरमेंट से लेकर के आया है। क्योंकि विद्यालय जब बच्चा आ रहा होता है तो उसका एक कुछ ना कुछ अनुभव होता है और कुछ वो अपना ज्ञान भी लेकर के आ रहा होता है, कुछ एक उसकी समझ भी होती है। जैसे कि अगर बच्चा आया है विद्यालय तो उसको शायद 1-2 भी आते हो, शायद एक दो भी आ रहा हो, ABCD भी आ रहा हो, काका गागा भी वो शायद पहचान पा रहा हो। तो बच्चा जो है पूर्व ज्ञान ले, यानी जो है अपना विद्यालय जब आता है तो घर से कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर के वो आता है, अपनी एक समझ बना करके वो विद्यालय आ रहा होता है। तो आप उसको क्या करोगे? जागृत नहीं करोगे, यानी आप क्या उसको दबा दोगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन और आपका NCF क्या कहता है, बच्चे का जो नॉलेज है उसको आप इंक्लूड करोगे, बच्चे की जो मदर टंग है उसको आप इंक्लूड करोगे। बच्चा जो भी A to Z अपने घर से लेकर के आया है, अपना नॉलेज, अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग, उसको सब कुछ आपको क्या इंक्लूड करना है। और जो बच्चे की मदर टंग है उसको आप आधार बना करके बच्चे का आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे, यानी कि बच्चे का जो थिंकिंग है बच्चे की, आप उससे परे हो। यानी कि क्लास 1 का बच्चा है और आप पढ़ा रहे हो 5th का, तो क्या बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाएगा? कुछ ही समझ नहीं पाएगा, सारी चीजें उसके दिमाग से ऊपर निकल रही होंगी। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बच्चे के लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम भी होता है, बच्चे के लेवल के अनुसार बुकें भी प्रिंट होती हैं। तो आपको बच्चे के लेवल के अनुसार ही उसी मेथड से पढ़ाना है, जिस हिसाब का बच्चा है, जिस लेवल का बच्चा है और जैसे उसको समझ में आ रहा हो। आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थी बेहतर तरीके से तभी सीख पाएगा जब संदर्भ अनुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, यानी वास्तविक जीवन में भी बच्चा प्रयोग कर पा रहा हो और लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो, बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाए, बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। आंसर जो है उसको समझ में, यानी कि उसको सारी चीजें जो है वो समझ में आए कि हाँ स्कूल में, विद्यालय में क्या चल रहा है। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 है, इसमें एक बात कही गई है, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी विद्यार्थी में जो विमर्श चिंतन कौशल है, यानी कि वो तर्क वितर्क कर रहे हो, सारी चीजों को समझ रहे हो, कोई अगर इंफॉर्मेशन है एज वैसे मान ना लेना, उसमें क्या है उसके तर्क करें, निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष समझें, कितना ऑथेंटिक है वो भी समझें। तो बच्चे में क्या तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है वो विकसित हो। तो उसके लिए कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? पहला है विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चा स्वयं से आकलन भी कर पाए और खुद से वो प्रश्न भी, यानी स्वयं से प्रश्न करने के लिए आप उसको प्रोत्साहित करेंगे। अगला है विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है, आप बिल्कुल कह रहे हो कि ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने लिखा है आप नोट डाउन कर लीजिए, तो बच्चा इसमें कुछ नहीं समझेगा, उसकी लर्निंग जो है बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का जो है प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अनुकूलन प्रतिक्रिया ये अभी आपका नहीं होगा। प्रत्यास्मरण, यानी कि आप रोड मेमोराइजेशन करा रहे हो, कंठस्थीकरण करवा रहे हो, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को हमको रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चे को समझाना है, बच्चा समझ करके चीजों को कनेक्ट करके पढ़ पाए।
आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन, बच्चा अगर खुद से असेसमेंट कर रहा है, खुद से एनालिसिस कर रहा है, तो वो आपका बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ रहा होता है, बच्चा खुद समझ पाता है कि हाँ हमसे कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे हमसे गलती नहीं हुई है, कहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। तो बच्चा क्या कर खुद से आकलन कर रहा है, तो वो आपका बेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आप उसको प्रश्न करने के लिए यानी क्वेश्चन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन करेगा तभी जब वो चीजों को समझ पाएगा। अगर मान के चलिए क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आया पढ़ा के चला गया, तो बच्चा तभी क्वेश्चन कर पाएगा जब वो समझ पाएगा कि हाँ क्लास चल काहे की रही थी, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, उसको कुछ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पर बनेंगे जहां पे एक समझ बनेगी, जब आप चीजों को समझोगे। जैसे कि वाइगोस्की की थ्योरी है, अब वाइगोस्की की थ्योरी जब आप समझ लोगे तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे कि हाँ इस थ्योरी में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तभी आपको क्या डाउट भी होंगे कि हाँ अच्छा ये डाउट कैसे क्लियर होगा, इसमें ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था। और अगर आपने सीखा ही नहीं वाइगोस्की की थ्योरी, आपने पढ़ी ही नहीं, तो क्या आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन बन पाएंगे वाइगोस्की से रिलेटेड? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने लर्निंग की ही नहीं। तो जहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब उसने कुछ सीखा है, उसको कुछ समझ में आया है। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ समझा ही नहीं, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी वो समझना नहीं चाहता, या फिर वो समझ नहीं पा रहा, या फिर वो समझ करके भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो वो आपको समझना है। टीचर जो है समझने की कोशिश करेगा कि एटलीस्ट बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्या होता है क्लासरूम में ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको आते आते भी यानी उनको पता है, लेकिन वो तब भी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि क्या है उनको ऐसा फील होता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है टीचर को सारी प्रॉब्लम समझनी होती है कि हाँ बच्चा जो है उसको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बच्चा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमको हर बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप क्वेश्चन करें। बच्चा उल्टा सीधा टूटा फूटा जैसा भी क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में गलत क्वेश्चन पूछेगा, फिर धीरे धीरे करके वो सही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, और उसमें हिम्मत भी आएगी क्लासरूम में खड़े होने की। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे को हमको क्वेश्चन करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि जो लर्निंग होती है उसमें पॉजिटिव वे में जो है प्रभावित कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वे में जो है इफेक्ट डाल रहे होते हैं। तो पहला है विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, या फिर परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, या फिर अवमानित करने के अनुभव, या फिर संसाधन समृद्ध जो है कक्षीय परिवेश। तो 28 जो है इसमें 4 ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है और आपका 4 ऑप्शन सही है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई परीक्षा आधारित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियां, यानी आप बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हो कि बच्चा जो है परीक्षा क्वालिफाई कर ले, अच्छा टेस्ट में अच्छे स्कोर ले आए और एग्जाम क्वालिफाई कर ले। ठीक है, अवमानित करने के अनुभव, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। आंसर जो है फर्स्ट और 4, यानी कि विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, यानी विद्यार्थी जो है परस्पर अंतःक्रियाएं करके सीख रहे हैं, ग्रुप लर्निंग करवा रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। संसाधन जो है संसाधन समृद्ध कक्षीय परिवेश, तो ये भी आपका पॉजिटिव होता है। संसाधन समृद्ध कक्षीय परिवेश का मतलब ये होता है कि क्लासरूम में अलग अलग एक्टिविटी खेलने के जो है संसाधन भी उपलब्ध है, बच्चे को आप फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, प्ले ग्रुप करवा रहे हो, और क्लासरूम में ऐसे भी एक्टिविटी शामिल है जैसे कि ग्लोब हुआ, पृथ्वी के बारे में बच्चे को नॉलेज अगर देना है तो आप ग्लोब के माध्यम से दे पा रहे हो, चार्ट का प्रयोग कर रहे हो, कोई टेलम का प्रयोग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत जो संसाधन है, जो संसाधन का प्रयोग आपको करना है वो विद्यालय में उपलब्ध हो। तो ऐसा भी परिवेश होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी होता है कि आपने देखा होगा 1 to 5 के जो विद्यालय प्रिंट होते हैं, जो क्लासरूम डेकोरेट होती हैं, वो ऐसी डेकोरेट होती हैं कि उसमें क्या है हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे कि एक दीवार पे ABCD लिखा होगा तो दूसरी दीवार पे जो है 1 2 लिखा होगा, टेबल लिखे होंगे, यानी सारी दीवार जो है एक्टिविटी करके यानी उस पर क्या है लिखा हुआ होता है, ऐसे प्रिंट की जाती है। उसको कहते हैं बाला, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चे का समृद्ध परिवेश, जो बच्चा जिधर देखे वो चीजों को सीख ले। अगर बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो अगर इस तरफ देख रहा है तो भी वो ABCD पढ़ रहा है, अगर वो इस तरफ देख रहा है तो 1 2 सीख रहा है, अगर इस तरफ देख रहा है जो टेबल सीख रहा है, इस तरफ देख रहा है तो छोटा बड़ा पढ़ रहा है। तो हर तरफ बच्चा जिस तरफ भी देख रहा है उस हिसाब से बच्चे के इन्वायरमेंट यानी बच्चे के लेवल के अनुसार जो है
क्लासरूम भी डेकोरेट किया जाता है कि बच्चा जिस तरफ भी देखे, अगर वो बुक से इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है पढ़ने में, तो दीवार की तरफ देख करके, क्योंकि दीवार बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है प्रिंट की जाती है, तो बच्चा उस दीवार की तरफ देख करके भी इंटरेस्ट वे में लेकर के उसको सीख पाए, उसकी लर्निंग हो पाए। ठीक है, तो संसाधन जो है समृद्ध परिवेश, अच्छी परिवेश भी जो है होना चाहिए। आंसर जो होगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बाला का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा जो होता है प्रिंट समृद्ध परिवेश बच्चे को दिया जा रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का जो है व्यवहार करना चाहिए, यानी अध्यापक के द्वारा कि विद्यार्थी के द्वारा क्या है, बार बार त्रुटियां हो रही हैं, गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार जो है अपनाना चाहिए। तो पहला है, बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बता देना चाहिए, यानी कि बच्चा गलती कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे कि हाँ आपसे गलती क्यों हो रही है, कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्या करोगे, सीधा आप आंसर दे दोगे कि लो भाई इसका ये आंसर है। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आ पाए, बच्चा कुछ नया क्रिएट कर पाए, तर्क वितर्क करने की उसमें क्षमता आए, ऐसा आपको बच्चे को बनाना है। तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। अगला है, त्रुटियों का जो है नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे से के द्वारा त्रुटियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं, हो सकता है कभी गलत बाई मिस्टेक हो गई हो त्रुटि, हो सकता है उसको आ रहा हो, बच्चे का मूड खराब हो, बच्चे को फीवर हो, परेशान हो, इसलिए वो आंसर ना दे पा रहा हो, या फिर उसको आता ही नहीं है, या फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम एटलीस्ट रही है बच्चे को, आप वो जानने की कोशिश करेंगे कि त्रुटियों का जो विश्लेषण करेंगे। फिर जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, फिर आप क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, उसको जो है हेल्प करेंगे। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। एज ए टीचर के रूप में आपको पहले पता लगाना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या गलती जो हुई है, आखिर क्या प्रॉब्लम रही है, बच्चे को क्या समस्या आ गई जो बच्चे के द्वारा ही गलती हुई, फिर आप उसकी मदद करेंगे, जैसे भी उसको प्रॉब्लम हुई है आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड जो है, सीधे जो है सपाट तरीके से जो है अंक काट लेने चाहिए, यानी क्या है, सीधे आप क्या है अंक ही बच्चे के काट ले रहे हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। प्रॉब्लम समझनी है कि बच्चे को दिक्कत क्या हुई है, हो सकता है बच्चे को आ रहा, उसको फीवर हो तो वो अच्छे से बता ना पा रहा हो, अच्छे से लिख ना पा रहा हो। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा कि नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हो कि अरे तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो बेकार हो, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा भी आपको बच्चे से नहीं बोलना है, क्योंकि टीचर की थिंकिंग बच्चे को बहुत प्रभावित कर रही होती है। टीचर जो अगर बच्चे के बारे में जो थिंकिंग बनाए हुए है, बच्चे के डेवलपमेंट को काफी इफेक्ट डालता है, काफी प्रभावित कर रहा होता है। आंसर इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 जो है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कौशल हैं आप उनको जो है संवर्धन कैसे करेंगे। पहला है कार्यात्मक स्थिरता, या फिर अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जनल थिंकिंग होनी चाहिए, या फिर प्रतिक्रिया समुच्चय, या फिर खोजबीन का प्रयोग। तो आपका जो है सेकंड, यानी बच्चे में कन्वर्जनल थिंकिंग जो है ये आपकी क्या होती है, बच्चे की जो बच्चे का माइंड होता है वो उसको संकुचित कर रहा होता है, उसको विस्तृत नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इसमें क्या है फिक्स क्वेश्चन होता है कि इसमें आपका यही ऑप्शन सही होगा। जैसे कि ये आपका दिया है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको चूज करने को मिल रहा है कि हाँ ये नहीं तो ये नहीं है, ये होगा या फिर ये होगा। इसमें कुछ आपको क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना पड़ता है कि हाँ अच्छा कैसे ये गलत हो गया तो अच्छा ये सही हो सकता है, इसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लोगे। लेकिन जिसका फिक्स एक ही आंसर होना है उसमें आप दिमाग नहीं लगाओगे, फिक्स आंसर दे दोगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। जैसे कि जो वाइगोस्की की थ्योरी है, तो अगर आपसे पूछा जाए वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है, तो अगर आपको पता है तो बता दोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे। अब इसमें आप कोई अपना क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं कर लोगे, ना कुछ नया क्रिएट कर पाओगे कि नहीं तो वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही आप क्रिएट कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिसका आंसर एक फिक्स होता है
वो आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत चला जाता है, यानी कन्वर्जन थिंकिंग के अंतर्गत चला जाता है, जो कि बच्चे को डेवलपमेंट को काफी प्रभावित करती है, यानी इसमें बच्चे का ग्रो नहीं हो पाता है। लेकिन डाइवर्जन थिंकिंग जो होती है, यानी कि अपसारी सोच जो होती है, अपसारी चिंतन जो होता है, वो बच्चे को काफी दिशाओं में जो है सोचने के लिए अवसर दे रहा होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण हुआ, जल जो है, जल काफी दूषित हो रहा है, जल जो है इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये हुआ। या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया कि जो अशिक्षा है इस पर आप अपने क्षेत्र में डाटा तैयार करिए कि कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, क्या कंडीशन है, पानी की क्या कंडीशन है, कैसे हम जल को दूषित होने से बचा सकते हैं, कैसे हम जल को बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा तर्क वितर्क करेगा, अपने क्षेत्र में लोगों से बात करेगा, लोगों के राय लेगा, अपना एक समझ बनाएगा, लोगों से कनेक्ट होगा, चार लोगों से मिलेगा तो चार तरह की बातें सुनेगा, चार तरह की थिंकिंग वो समझेगा। तो बच्चे में क्या है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र की तरफ बच्चे को सोचने समझने की क्षमता जो है मिल रही होती है, अवसर मिल रहे होते हैं आपका जो है डाइवर्जन थिंकिंग के अंतर्गत। लेकिन कन्वर्जन थिंकिंग जिसका मतलब हुआ कि अभिसारी चिंतन, इसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो संकुचित बन रही होती है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कार्यात्मक स्थिरता ये भी नहीं होगा, प्रतिक्रिया समुच्चय ये भी नहीं होगा। आंसर जो है 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि खोजबीन का प्रयोग अगर आप करवा रहे हो तो बच्चे में समस्या समाधान के कौशल विकसित होंगे। बच्चा खोज करेगा, बच्चा कुछ नया क्रिएट करेगा, बच्चा जो है थिंकिंग करेगा कि हाँ हम कुछ कैसे नया क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज को नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। बच्चा एक्टिव है, बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव है। आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा, यही आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब बच्चा खोज करेगा तो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, बच्चा जो है एक्टिव होगा, और बच्चे के सारे सेंस भी इन्वॉल्व होंगे। ये तो नहीं वो प्रयोग कर रहा है या फिर खोज कर रहा है तो उसका ध्यान कहीं और है, वो सुन ही नहीं रहा है चीजों को या फिर देख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं। उसका दिमाग भी वहीं पे स्थिर होगा, उसके जो सुनने की क्षमता है वो भी बहुत एक्टिव होगी, देख भी बहुत गौर से रहा होगा, सुन भी बहुत अच्छे से रहा होगा, यानी सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा एक्टिव होगा। आंसर जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी बच्चे के स्टार्टिंग जो होती है, यानी कि द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन, जो आपका प्राइमरी ईयर्स इन फ्रॉम, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट मतलब प्राथमिक वर्षों में, तो कौन सा क्रम रहता है, कैसे क्रम में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है सरल से जटिल की तरफ जाएगा या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएगा। तो बच्चा छोटा है, बच्चा कहाँ है, प्राइमरी स्तर का है, तो अमूर्त से मूर्त की तरफ बच्चा नहीं जाएगा, बल्कि क्या होता, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा सकता था, यानी आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चा बाद में जाएगा, कल्पनाएं वो बाद में करेगा, जो उसके सामने चीजें प्रेजेंट है बच्चा उसके बारे में पहले सीखेगा। क्योंकि बच्चा छोटा है वो कल्पनाएं नहीं कर पाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैश्विक से स्थानिक की ओर ले जा रहे हो आप, पहले बच्चा क्या है, बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, आप उसके बारे में जो है नॉलेज एक्वायर करेंगे, उससे उसको आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो उसकी चीजों, जो बच्चा जिस इन्वायरमेंट से है, जिस भी स्थान से आ रहा है, वो वहां से चीजों को कनेक्ट कर पाए। वो ऐसे एग्जाम्पल आप इस विद्यालय में देंगे, क्लासरूम में देंगे, कि बच्चा अपने रियल लाइफ में भी वो एग्जाम्पल देख पाए, समझ पाए, कनेक्ट कर पाए। बल्कि ये नहीं कि बच्चा जो है गांव से आ रहा है, एग्जाम्पल आप मुंबई के दे रहे हो जो कि कभी वो गया ही नहीं, एग्जाम्पल आप अदर स्टेट के दे रहे हो जो कि वो कभी देखा ही नहीं उसने, तो क्या वो समझ पाएगा। जैसे कि बच्चा छोटा है, वो कभी उसने ताजमहल नहीं देखा, आप एग्जाम्पल दे रहे हो ताजमहल, तो क्या वो ताजमहल के बारे में समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो हमको क्या स्थानिक से वैश्विक की तरफ ले जाना होता है, बच्चा जिस इन्वायरमेंट से है उसको आप आधार बनाएंगे, फिर बच्चे को आगे इंप्रूवमेंट करेंगे। ये नहीं कि आप बच्चे को पहले विदेश के बारे में बता रहे फिर आप उसके देश के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या है, सामान्य से आप विशिष्ट की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले जो है नॉर्मल चीजें, यानी कि पहले बच्चे को अगर आप मैथ पढ़ा भी रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे कि बच्चे जो है ए समझ, यानी 1 2 3 अंक समझ भी पा रहे हैं कि 3 कैसे लिखा जाता है, 4 कैसे लिखा जाता है, 5 कैसे लिखा जाता है। फिर आप ये देखोगे कि बच्चा 1 2 समझ पा रहा है, 1 2 3 उसको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर आप देखोगे कि उसको टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 1 2 पढ़ पा रहा है, यानी 2 2 जा 4 वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिर आप उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्शन दोगे। ये नहीं कि सब बच्चे को आपने देखा ही नहीं कि बच्चे को क्या समझ में आता है, बच्चा क्या जानता है, सबसे पहले आपने जोड़ घटाना उसको दे दिया, ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि 1 क्या होता है,
2 क्या होता है, 3 क्या होता है, वो समझ ही नहीं सकता। जो समझ ही नहीं पा रहा है, क्या वो जो है जोड़ घटाना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को सामान्य से आप विशिष्ट की तरफ ले जाएंगे, ना कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, यानी सरल से जटिल की ओर आप ले जाएंगे। सबसे पहले इजी इजी जो है वो सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या है टफ जो है वो देते जाएंगे। जैसे कि मैथ में सबसे पहले बच्चे को 1 2 लिखना सिखाया जा रहा होता है, बच्चे को फेरने के वर्क दिए जाते हैं, फिर 1 2 लिखना सिखाया जा रहा होता है, फिर ऐड करना भी अगर बच्चे को दिया जा रहा होता है तो बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि सबसे पहले अगर आप ऐड करना देते भी हो तो आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो तो कि बच्चा ऐड करके नॉर्मल सी बात पे वो लिख पाए। फिर क्या है, फिर आप ऐड करना ऐसे दे रहे होते हो कि वो थोड़ी सी आप स्टेप बढ़ा देते हो कि बच्चा धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे करके आप सरल से जटिल की ओर ले जा रहे होते हो, यानी धीरे धीरे इजी से टफ की तरफ आप ले जा रहे हो। तो आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि बच्चा छोटे लेवल पर है, बच्चा प्राथमिक स्तर पर है। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट होगा। 22 पे चलते हैं। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो है सेंसिटिव पीरियड होगा? तो सेंसिटिव पीरियड कौन सा होगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा, या फिर मिडिल चाइल्डहुड होगा, या फिर एडोलेसेंस होगा, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था होगा, यानी प्री नेटल स्टेज जो होगा, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है संवेदनशील यानी सेंसिटिव काल कौन सा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चा क्या है अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। यहाँ पे तो होगा नहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो है सेंसिटिव पीरियड। अब जो है आरंभिक यानी अर्ली चाइल्डहुड होगा, या फिर आपका मध्य चाइल्ड यानी कि मिडिल चाइल्डहुड होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जो है अच्छा खासा मिच्योर हो चुका होता है, उसकी लैंग्वेज जो है अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा या फिर आपका सेकंड होगा। तो सेकंड जो दिया गया है ये मिडिल चाइल्डहुड, ये थोड़ा बच्चा बड़ा हो चुका होता है, इसकी उम्र होती है 5 के ऊपर, यानी 5 से आप 9 के बीच रख सकते हैं। लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें क्या है बच्चे का एलईडी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की के अनुसार। क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसका एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अगर 5 साल के बच्चे को अगर आप इंग्लैंड भेज दे रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज वो आराम से एक्वायर कर लेगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, आराम से खेल खेल के माध्यम से वहां की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और अगर वहीं पे 20 साल का बच्चा है, अगर आप उसको इंग्लैंड भेज रहे हो तो उसको वहां की लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या है एलईडी उसका जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। लेकिन 5 साल के बच्चे का जो एलईडी होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। 5 साल का बच्चा अगर आपके घर में है तो अगर आप आपस में भी बात कर रहे हो तो वो भी लैंग्वेज सीख रहा होता है, वो भी जो समझ रहा होता है कि आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, उसका ध्यान आपकी बात पे नहीं, उसका ध्यान आपकी लैंग्वेज पे होता है कि आप बोल क्या रहे हो। अगर 5 साल का बच्चा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं कार्टून वगैरह देख रहे हैं तो कार्टून में जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है वो भी बोलने की कोशिश करते हैं, वो भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मान के चलिए बच्चा अगर कहीं बैठा है खेल रहा है, कहीं खेलने गया है, तो वहां जो भी बच्चा जैसे बोल रहा होगा वो वैसे कॉपी कर रहा होगा। तो 5 साल तक के बच्चे का जो होता है एलईडी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और हर बच्चे में क्या है जन्मजात क्षमता भी होती है लैंग्वेज सीखने की। ये भी कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। इसमें क्या है बच्चे का एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लैंग्वेज को आराम से एक्वायर कर लेता है। लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई आपको ट्यूशन नहीं जाना होता है, कोई टीचर की मदद नहीं लेनी होती है, ना तो कोई ऑनलाइन कोचिंग होती है, ना कोई ऑफलाइन। आप अपने इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर लेते हो। खेल रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो भी आप लैंग्वेज को सीख रहे हो, आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो तो भी आप लैंग्वेज को सीख रहे होते हो। तो लैंग्वेज जो होती है आप अपने इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर लेते हो, जिसको कहते हैं अर्जन। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो अधिगम होता है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम देना होता है। वो क्या होती है औपचारिक रूप से हो रही होती है, और जो आप जो अर्जन करते हो वो आपका अनौपचारिक रूप से होता है, यानी कहीं से भी आप एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग के लिए आपको जो है टाइम पाबंद होगा, यानी कि आपको ट्यूशन जाना है तो 4 बजे से 5 बजे आपका फिक्स टाइम होगा। ये तो नहीं जब मन हो तब आप ट्यूशन चले जाओगे। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो, विद्यालय भी जा रहे हो, तो उसका टाइम फिक्स होता है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक विद्यालय ओपन रहेगा। तो जो भी आप टाइम के पाबंद हो, नियम कायदे कानून से अगर आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक ले रहे हो, टीचर की मदद ले रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, वो आपका अधिगम हो जाता है। लेकिन जो अर्जन होता है वो आप नॉर्मल तरीके से अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर रहे हो, तो उसका कोई आपके लिए उस पर जो है ये नहीं रहता कि हाँ मुझे तो ये लैंग्वेज सीखनी है।
ठीक है, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चल रहा होता है। आप नॉर्मल तरीके से खेल भी रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो, खा भी रहे हो तो कुछ आप सीख रहे हो। ऐसे ही करके आप अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसको कहीं भी आप भेज देंगे वो वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत होती है कि आपका प्रसव पूर्व अवस्था तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बच्चा 2 साल तक एज में जाता है, बच्चा बोलना स्टार्ट कर चुका होता है, या फिर मिडिल चाइल्डहुड तो नहीं होगा, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इस वजह से डाउट क्लियर रखिएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, मिडिल चाइल्डहुड के साथ मत जाइएगा। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? यानी कौन सी स्टेज पे बच्चा जो है वस्तु यानी अनुकरण जो है करना स्टार्ट कर देता है, और साथ ही साथ वस्तु स्थायित्व भी बच्चे में आ जाता है। यानी आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो है वस्तु क्या है ऑब्जर्व कर रही होती है, वस्तु जो है डिजर्व करती है। तो बच्चा जो है कौन सी स्टेज पर होगा? संवेदी चालक यानी सेंसिटिव मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले हम एज समझ लेते हैं, कौन सी एज में कौन सी स्टेज होती है। तो आपका संवेदी चालक स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष से, अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्याजे के अनुसार ही पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये डेट ध्यान मतलब टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए कौन सी स्टेज पे बच्चा कौन सी उम्र में होता है। अब इस पे बात कही गई है कि अनुकरण करने लगता है और वस्तु स्थायित्व भी आ जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, मान के चलिए 1 से 1.5 साल, 1 साल का बच्चा है, तो अगर वो कोई खिलौने खेल रहा है तो अगर आप वो हटा देते हैं तो बच्चा उसके लिए रोता नहीं है, क्योंकि क्या है बच्चे में ये थिंकिंग होती है, बच्चे ने उसके साथ खेल लिया, अगर वो हट भी गई, खो गई, आपने हटा दिया, तो बच्चा उसके लिए रोएगा नहीं, क्योंकि उसको वो समझता है ये वस्तु जो है डिजर्व नहीं कर रही है। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 1 साल के बाद यानी 1.5 से, या मान के चलिए आप 12 से 13 महीने में, और या आप 2 साल में, जो बच्चा बीच में होता है, यानी 1.5 साल का बच्चा जब वहीं पे हो जाता है, तो अगर तब वो खिलौना खेल रहा है और आप हटा देते हो तो वो उसके लिए रोता है और उसको ढूंढने की भी कोशिश कर रहा होता है, और ढूंढ के भी साथ ले आए। तो उसमें क्या है, तब बच्चे में वस्तु स्थायित्व तो आ चुका होता है। तो जो सेंसिटिव यानी संवेदी चालक अवस्था होती है, यानी सेंसिटिव, एक सेकेंड, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है आपका, इसमें क्या है वस्तु स्थायित्व तो लैक भी कर रहा होता है, अचीव भी हो जाता है। इसी स्टेज में दोनों काम हो रहे होते हैं, यानी कि बच्चा जो है समझ भी नहीं पा रहा है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो, मतलब वस्तु है, और बच्चा ये भी लास्ट में समझने लगता है कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो है वस्तु ना होने पर भी जो है वस्तु होती है। तो इसी में जो है वस्तु स्थायित्व लैक भी कर रहा होता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ, और फिर स्टार्टिंग यानी फिर मतलब इस उम्र के यानी इस स्टेज के लास्ट मंथ में अचीव भी कर लेता है। जैसे कि बच्चा 1 साल का जब होता है तो वो समझता है वस्तु जो है वो डिजर्व नहीं करती, वो आप हटा भी देंगे खिलौने को तो बच्चा उसके लिए रोएगा नहीं। लेकिन जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाए, 1.5 साल का हो जाएगा, तो वो उसके लिए रोएगा कि हाँ खिलौना है, वो खिलौना मुझे चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो समझ पा रहा है वस्तु जो है वो डिजर्व करती, वस्तु जो है बच्चे में वस्तु स्थायित्व तो आ चुका होता है। तो जो आपका संवेदी चालक यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, सेंसिटिव मोटर स्टेज जो होता है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, उसमें क्या है बच्चे में वस्तु स्थायित्व लैक भी कर रहा होता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, और स्टार्टिंग लास्ट के ईयर में यानी लास्ट के मंथ में अचीव भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक ही स्टेज में दोनों काम हो रहे होते हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर अगर पूछ रहा है लैक कर रहा है तो भी सेंसिटिव यानी संवेदनशील संवेदी चालक अवस्था होगा, और अगर वस्तु स्थायित्व है यानी अचीव भी कर रहा है तो भी आपका संवेदी चालक जो है स्टेज हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहीं से एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो कौन से स्टेज पे हो रहे होते हैं? तो लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार है वो आपके सेंसिटिव जो है सेंसरी मोटर में ही हो रहे होते हैं, क्योंकि सेंसरी मोटर जो होता है इसमें बच्चे को अगर कोई आप खिलौना दे दिए और बच्चा धीरे धीरे घिसड़ के चलना सीख चुका है,
तो अगर वो आप खिलौना यहाँ पे रखें तो उसको एक लक्ष्य बना लेगा और धीरे धीरे घिसड़ करके वो यहीं पर पहुंच जाएगा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से स्टेज पे बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा 0 से 2 वर्ष की उम्र में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों ध्यान रखना कि कब जो है अचीव कर रहा होता है वस्तु स्थायित्व और कब जो है लैक भी कर रहा होता है। अनुकरण करके बच्चा 0 से 2 वर्ष की उम्र में सीखता है अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार। तो बच्चा पूरी लाइफ अनुकरण करके सीख रहा होता है, पूरी लाइफ नहीं, जब तक वो बच्चा रहता है। फिर क्या एडोलेसेंस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। लेकिन बच्चा क्या है, स्किनर क्या कहते हैं, बच्चा अनुकरण करके जो है सीख रहा होता है। आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वस्तु स्थायित्व आ भी जाता है और लैक भी कर रहा होता है, यानी अचीव भी हो जाता है और लैक भी कर रहा होता है। ठीक है, आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यानी पहले क्या है, लैक करेगा, फिर लास्ट में जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तो अचीव कर लेता है। यानी बच्चे में पता चल जाता है कि वस्तु स्थायित्व है, अगर वस्तु मेरे सामने नहीं भी है तो भी वो है, कहीं ना कहीं वो वस्तु है। ठीक है, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 पे चलते हैं। 5 जो है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को जो है सजीव मानती है क्योंकि वो जो है रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। यानी एक बच्ची है, पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है कि सूरज को वो मानती है कि सूरज में जान है, जैसे मुझ में जान है वैसे सूरज में भी जान है, क्योंकि क्या है वो रोशनी दे रहा है। तो बच्चे की सोच में क्या दर्शाया जा रहा है, जीववादी चिंतन है, केंद्रीकरण है, या फिर अप्रतिवर्तता है, यानी कि आपका जो है या फिर आपका वस्तु स्थायित्व है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी बच्चे में क्या है, जीववादी चिंतन है, क्योंकि बच्चा समझ रहा है कि सूरज में जान है, क्योंकि सूरज हमको रोशनी दे रहा है। यानी बच्चा क्या है, छोटा है, और बच्चा यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है। इसमें क्या है, बच्चे को ये लग रहा होता है कि हर चीज जो मेरे आसपास है उनमें क्या है, जान है। अगर बच्चा खेल रहा है और उसको मेज से चोट लग जाए, तो अगर आप मेज को एक थप्पड़ मार देते हैं तो उसको ये फील होगा कि अरे मेज को भी चोट लग गई, क्योंकि उसको क्या है, फील है कि जो मेज है, मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, जान है। उसमें जैसे मुझे दर्द हो रहा है वैसे इनको भी दर्द होता है। तो अगर आप मेज को थप्पड़ मार देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि अरे जो इसने मुझे चोट मारी उसको भी चोट लग गई। ठीक है, तो बच्चे में क्या है, जीवनवादी चिंतन होता है। उसको लगता है कि जीववादी चिंतन बच्चे में पाया जा रहा होता है। उसको ये लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उसमें क्या है, जीवन है, उसमें जान है। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पियाजे के अनुसार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की के द्वारा जो है प्रतिपादित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है प्रतिपादित नहीं, यानी कि वाइगोस्की की थ्योरी में कौन सा जो है स्टेप नहीं दिया गया है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी तो है आपका वाइगोस्की की थ्योरी में। स्कीमा पार्ट आपका सामाजिक अंतःक्रिया ये भी है, इसके फोल्डिंग ये भी है, लेकिन जो आपका स्कीमा है वो आपका नहीं है, क्योंकि स्कीमा जो है पियाजे की थ्योरी में दिया गया है, ना कि वाइगोस्की की थ्योरी में। निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा क्या है, अब स्कीमा जो होता है पियाजे ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को पहचान पा रहे हैं, मान के चलिए अगर आपने फर्स्ट टाइम जो है ताजमहल देखा है, तो आप ताजमहल को फर्स्ट टाइम अगर आपने ताजमहल की पिक्चर देखी है तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये ताजमहल है, अगर लिखा ना हुआ हो कहीं पे तो। लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया, अगर आपको पता हो गया कि ये ताजमहल है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप देखेंगे 2 साल 3 साल 5 साल बाद, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये ताजमहल है, क्योंकि आपने पहले उसको देखा है। तो जिस चीज को हम देखते हैं उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा फीड हो चुका होता है, और ये प्रोसेस इतनी फास्टली होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन माइंड के अंदर उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा फीड हो चुका होता है, तभी हम चीजों को पहचान पाते हैं। ये कौन कहता है, पियाजे कहते हैं। तो स्कीमा आपका नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी में स्कीमा से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिए गए हैं। इसमें इसके बारे में किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि अगर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी बात को अगर हम समझ पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले स्कीमा जो है फीड है। आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मान के चलिए अगर आपने कोई थर्ड पर्सन को अगर आपने कभी देखा नहीं है, तो क्या आप पहचान पाओगे कि हाँ ये व्यक्ति वो है। जब कोई व्यक्ति बताएगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये वहां रहता है, तो आप पहचान पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी फ्रेंड का ये फ्रेंड है। अगर वो फ्यूचर में कभी आपको 1 साल 2 साल बाद कहीं दिख गया, तो आप फटाक से पहचान जाओगे कि अच्छा ये तो मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था।
क्यों पहचान पाया? पहले तो नहीं पहचान पाए, इसलिए पहचान गए कि आपको पता चल गया कि हाँ ये व्यक्ति जो है मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था, आपने उसको पहले देखा था, इस वजह से उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा फीड हो चुका, इसलिए आपने उसको पहचान लिया। तो जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज को हम पहले से देख चुके हैं, अगर उसको हम बाद में कभी फ्यूचर में देख रहे हैं, बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो उसको हम पहचान जाते हैं, तो स्कीमा के ही द्वारा पहचान पा रहे होते हैं। आंसर जो है सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? यानी कि कौन सा जो सिद्धांत है वाइगोस्की की थ्योरी के जो है अकॉर्डिंग सही है? तो पहला है, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाइगोस्की जो है प्रतिस्पर्धा को जो है महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि क्या है, ग्रुप लर्निंग को ये महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चा जो है एक दूसरे की मदद करके सीखे, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बंटवाना, इनाम द्वारा जो है बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये भी आपका नहीं होगा कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके लिए जो है उसको इनाम दे रहे हो, ठीक है, रिवॉर्ड दे रहे हो। बच्चा गलत कर रहा है तो उसके लिए आप पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उपर्युक्त इस जो है इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या फिर अवलंबन देना। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जहां पे बच्चे को लर्निंग के दौरान दिक्कत हो रही है, टीचर उसको क्या है, मदद दे रहा है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो इससे बच्चे का ग्रो होगा। बच्चे को जहां पे दिक्कत हुई, टीचर के द्वारा हेल्प मिल गई, तो बच्चा आगे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेगा। आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ये भी आपका नहीं होगा, इसको कहते हैं स्केप होल्डिंग, यानी टीचर के द्वारा या फिर ए टू जेड किसी के भी द्वारा अगर आपको मदद मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो वो आपका स्केप होल्डिंग हो जाएगा। टेम्परेरी हेल्प होती है, परमानेंट हेल्प नहीं होती है कि आपको हमेशा हेल्प मिल रही है। जहां पे आपको प्रॉब्लम हुई, मान के चलिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैथ का कोई सवाल लगा रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो टीचर ने थोड़ी सी मदद दे दी और आपने सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, यानी कि इसके फोल्डिंग। ये नहीं कि आप मैथ के सारे क्वेश्चन करते जा रहे हो, टीचर जो है हेल्प करता जा रहा है, बराबर करता ही जा रहा है, सारे क्वेश्चन आप जो है करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। टीचर जो है एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, प्रॉब्लम हुई है, तो टीचर आपकी मदद कर देगा, थोड़ी सी हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा गाइड कर देगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा, और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर लोगे। आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन होगा, इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8 पे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? यानी फर्स्ट स्टेज जो है उसकी क्या विशेषता है? तो पहला, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या फिर दूसरों का जो है स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या फिर कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर इसमें क्या है, फर्स्ट प्रथम अवस्था की बात कही जा रही है। तो प्रथम अवस्था में बच्चा क्या होता है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, यानी बच्चा जो है इस स्टेज पे होता है कि हाँ जो नियम है और जो आपके, इसमें आपका जो ऑफिशियल आंसर की में दिया है वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, वो इसलिए व्यवहार कर रहा होता है कि माँ उसको क्या है कहेगी, लेकिन बच्चा फर्स्ट स्टेज पे होता है तो इस ऐसा व्यवहार करता है कि कोई मुझे देख ना ले, वो चोरी नहीं करेगा, सजा मिल जाएगी, जो है पिट जाएगा, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा होता है। फिर टेट फॉर टेट आ जाता है कि बच्चा जो है जैसा करोगे वैसा, यानी अगर आज मैंने तुमको अपना लंच शेयर किया तो तुम भी कल अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगे, यानी टेट फॉर टेट होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज के दोनों चरण हो जाते हैं। अब आता है सेकेंड स्टेज पे, तो फर्स्ट सेकेंड स्टेज की फर्स्ट चरण है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। बच्चा जो है नियम का फॉलो करने लगता है कि हाँ जो रूल है वो रूल है, उनको क्या है, हमको फॉलो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था, बट क्या है ऑफिशियल आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो हमको क्या है अपना दिमाग नहीं लगाना, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाना है, क्योंकि यही एक नंबर दे जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में आपके फर्स्ट ही, अगर इसमें कुछ संशोधन हुआ, अगर इसमें कुछ हुआ होता संशोधन या मतलब सीटेट के दौरान अगर कुछ गलत आंसर की में आया होता तो इसका जो है
मतलब इसका जो है इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन होता या फिर कुछ चेंजमेंट हुआ होता। लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस के 2022 के हैं, तो अगर इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, यानी कि अगर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ तो आंसर इसका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। तो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि अपना दिमाग ना लगा करके हमको एक नंबर लेने हैं। तो नंबर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन से आएगा, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई किया है फर्स्ट ही ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है, बट मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था। आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। 9 क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने यहीं तक स्क्रीनशॉट लेकर ऐड कर दिए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड। वैसे भी हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि क्लास कैसी आपको लगती है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है, टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है और आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो 3 बजे की क्लास में जुड़िएगा। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ऑल सब्जेक्ट की। और सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं अगर एसएसटी, तो 5 बजे क्लास ज्वाइन करिएगा, वहां पर भी हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी अगर आपके जितने भी फ्रेंड सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको भी सेंड करिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट अगर क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी प्लस और प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप 2 काम करते हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान मैंने यही ओनली 2 काम किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी जो है अपडेट मिलती है और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।